Hello, good morning everyone. Welcome to Remedy IS once again, and here I have came with another video of reading comprehension, and it is part 3. Of course, दो parts आ चुके हैं reading comprehension के. अगर आपने नहीं देखे हैं, do watch them, practice them. You will know कि reading comprehension कैसे करना चाहिए. चलिए आज हम दोबारा एक और प्रैक्टिस करेंगे, बट बिफोर दैट आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट हमारा जो शेड्यूल है वो अभी तक शायद लोगों को नहीं पता होगा, बट आवर शेड्यूल इज कि मंडे को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वीडियो आती है. मेजरली मॉर्निंग में आ जाती है वीडियो. ओके, मॉर्निंग में 11 AM तक अपलोड हो जाती है. ओके, सारी मतलब जो भी वीडियो है, हो सकता है 10 AM तक भी अपलोड हो जाए, बट 11 AM से पहले पहले अपलोड हो जाती है. तो आप उसके बाद वीडियो को वॉच कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या क्या आपने पढ़ा है, आप उसकी प्रैक्टिस करिए. ठीक है, तो मंडे इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वेडनेसडे इज लॉजिकल रीजनिंग एंड फ्राइडे इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ओके, यू कैन नोट इट डाउन. MWF 3 वीडियोस, रोज एक टॉपिक नया होता है और हम उसको कवर करते हैं. ठीक है, तो आज हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेकर आए हैं बिकॉज आज मंडे है. ओके, सो वेलकम टू Remedy IS एंड नाउ लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो. अगेन द रूल्स आर सेम. आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे एंड देन आप ये पैसेज को रीड करेंगे. रीड करने के बाद आप उसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे वीडियो को, और फिर हम इस पैसेज को डिस्कस करके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो नाउ यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन रीड द पैसेज एंड देन वी विल प्रोसीड विद द पैसेज. ओके, great everyone. I hope everyone have read this passage. Now let's read it with me and let's understand what the passage is saying. In recent year, the rapid growth of digital technologies has transformed the nature of work. क्या हुआ है, इतना रैपिड ग्रोथ हुआ है डिजिटल टेक्नोलॉजी में कि जो नेचर ऑफ वर्क है कि आप पहले कैसे काम करते थे, किस तरीके से क्या काम होता था, वो अब धीरे धीरे चेंज हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है. रिमोट वर्किंग वंस एन एक्सेप्शन हैज बिकम अ कॉमन मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट. पहले क्या होता था, वर्क फ्रॉम होम सिर्फ एक एक्सेप्शन कभी कभी किसी किसी को अलाउ कर दिया जाता था किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में. ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है, ये कॉमन मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गई है. बहुत लोग ऐसे हैं जो कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं और बहुत सारे वेरियस सेक्टर्स में कर रहे हैं. दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैज ऑफर्ड एम्प्लॉयज फ्लेक्सिबिलिटी. इससे फ्लेक्सिबिलिटी आई है एम्प्लॉयज के काम में. जरूरी नहीं है वो 9 to 5 ही जॉब करे, वो हो सकता है और पहले काम करना बैठ जाते हैं और 5 बजे से पहले खत्म कर देते हैं. जो भी उनके टारगेट्स हैं उनको उस पूरे दिन में कवर करने हैं, वो अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल टाइमिंग के हिसाब से कर सकते हैं. रिड्यूस्ड कम्यूटिंग टाइम, आने जाने का टाइम कम हो गया. भाई 9 बजे ऑफिस पहुंचना था, 7 बजे निकलते थे, अब 9 बजे ही उठना है एग्जैक्टली. ठीक है, 9 बजे ही काम करने बैठना, उससे पहले आप आराम से रिलैक्स हो घर में. एंड अलाउ कंपनीज टू कट कॉस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. अब पहले क्या होता था, कंपनीज जो भी किसी ऑफिस में खोली हैं वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था, है ना, और वहां पे वो फूड प्रोवाइड करते थे, एम्प्लॉयज के लिए गार्ड्स वगैरह रखे जाते थे, और भी कई सारे एक्सपेंसेस होते थे जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में लग रहे हैं. ऑफ कोर्स बिल्डिंग बनानी पड़ रही है स्पेशली. अब घर बैठे बैठे काम कर रहे हैं तो हो सकता है पहले 10 बिल्डिंग में काम होता था, अब 5 ही बिल्डिंग में काम चल रहा है उनका, तो 5 बिल्डिंग का पैसा बच गया, तो कंपनीज को भी फायदा हो रहा है ना. However, it has also blurred the boundaries between work and personal life. बट अब इससे जो नेगेटिव चीजें हुई हैं उससे नेगेटिव इम्पैक्ट ये बढ़ा है कि पहले होता था कि भाई ऑफिस से घर आ गए तो बस घर आके फैमिली को पूरा टाइम दिया जा रहा है. अब बंदा ऑलरेडी पूरा टाइम घर पे ही है तो उसकी पर्सनल लाइफ में वर्क घुस गया है ना. पूरा टाइम वर्क में ही लगा रहता है. वो हो सकता है कि शाम को भी काम कर रहा हो, काम ज्यादा आ गया तो वो पूरा पूरा दिन लगा हुआ काम करने में. पर्सनल लाइफ है ही नहीं कोई. वाइफ को पता ही नहीं है कि भैया जो हस्बैंड है वो कब काम खत्म करके नीचे आएगा. लीडिंग टू इंक्रीज्ड स्ट्रेस एंड बर्न आउट अमंग द एम्प्लॉयज. तो अब घर बैठे बैठे ना काम भी ज्यादा दिया जाता है. फिर मैनेजर बोलता है घर बैठे बैठे तो कर रहे हो, यू कैन डू इट, आराम से करते रहो, मेरे को कंप्लीट करके दो, तुमने आने जाने का टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा ना तुम्हारा, उसको काम में डालो. तो क्या हो रहा है, स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है और बर्नआउट हो रहे हैं एम्प्लॉयज. ठीक है, फर्दरमोर द डिजिटल डिवाइड गैप बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड दोज हु डू नॉट हैव
हैज डीपन्ड इनइक्वालिटीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब क्या होता है, जब भी आप पहले क्या होता था, आपकी स्किल्स देखी जाती थी कि आपको ये काम आता है तो आपको ये काम मिल जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी। अब क्या होता है, अब स्पेशली पूछा जाता है कि ठीक है काम आता है उससे मतलब नहीं है, बट आपके पास क्या होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, अनइंटरप्टेड होना चाहिए, स्पीड अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, ये सारी अगर आपके पास फैसिलिटीज है तो उसके बाद आपको वो जॉब देंगे। स्किल है या नहीं है वो सेकेंडरी चीज हो गई है। तो इससे क्या हो रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जिसके पास है उसके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, और जिसके पास वो चीजें नहीं है उसके पास अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। ठीक है, दस वाइल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हैज डेमोक्रेटाइज्ड द एक्सेस टू वर्क फॉर सम, इट हैज साइमल्टेनियसली एक्सक्लूडेड अदर्स। ठीक है, डेमोक्रेटिक एक्सेस हुई है काम के लिए बहुत लोगों को, जिसके पास डिजिटल चीजें थी, मॉडर्नाइज्ड वो थे टेक्नोलॉजीज थी, वो उन लोगों को काम करने का ज्यादा वो मिला है अपॉर्चुनिटीज, और बाकियों को नहीं मिल पाया है, बाकी लोग उससे एक्सक्लूड हो चुके हैं। ठीक है, आई होप दिस पैसेज इज क्लियर फॉर एवरीवन। नाउ लेट्स ट्राई टू कंप्लीट डू द क्वेश्चंस। ओके, this is question number 1. Try doing this. Let's see what it is saying. According to the passage, which of the following best captures the paradox of digital transformation in employment? Paradox मतलब नेगेटिव चीजें क्या है उसकी, क्या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए हैं, हमें ये देखना है नेगेटिव इम्पैक्ट्स। अब सारे हम ऑप्शंस पढ़ेंगे, लेट्स सी कि नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ पे आ रहा है। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी बट रिड्यूस्ड जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन की बात नहीं हुई है, प्रोडक्टिविटी भी हमें श्योरली नहीं पता है कि इंक्रीज हुई है कि नहीं हुई है, और वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है ना। इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी बट हैज ऑल्सो डीपन्ड इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी बढ़ी है और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हुई है, ये कह सकते हैं। इन दोनों के बारे में हमने पैसेज में बात करी है। हैज मेड टेक्नोलॉजी मोर एक्सेसिबल टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। एक्सेसिबिलिटी की बात नहीं हुई है, हमने ये बोला है कि जिसके पास एक्सेसिबल है टेक्नोलॉजी वो ज्यादा अच्छे पोजीशन पर है इस समय। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि एक्सेसिबल हो गया है, एक्सेसिबल होने की बात नहीं करी गई हम पैसेज में। रिप्लेस ट्रेडिशनल ऑफिसेज विद होम बेस्ड बिजनेसेस। दिस कैन ऑल्सो हैव, लेकिन हमें थोड़ा सा पैराडॉक्स नेगेटिव इम्पैक्ट पर जाना है, तो बी पार्ट शुड बी द राइट आंसर। इट हैज इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी बट हैज ऑल्सो डीपन्ड द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी बढ़ गई है क्योंकि अब लोगों के पास जिसके पास था मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो अब ज्यादा अच्छी पोजीशन पे, और जिनके पास नहीं था वो अब जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब जो बेचारा गरीब है उसको जॉब मिलने में भी अब दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि उसके पास वो चीजें नहीं है जो उसे पैसों से चाहिए थी, लैपटॉप वगैरह, है ना। कुछ अच्छी कंपनीज हैं, वेरी नाइस बिग कंपनीज, जो कि लैपटॉप्स भी प्रोवाइड करती हैं, वो फिर सिर्फ स्किल्स पे जोर दे रही हैं कि बंदे को, उस पर्सन को वो स्किल है या नहीं है, उनको लैपटॉप से मतलब नहीं है क्योंकि दे प्रोवाइड द टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो वाईफाई लगाने का पैसा भी देते हैं, बस स्किल होनी चाहिए। लेकिन दिस इज ओनली फॉर बिग कंपनीज जो कि कम होती हैं नंबर्स में, स्टार्टअप्स ज्यादा हैं, है ना, और स्टार्टअप्स डिमांड करते हैं कि आपके पास लैपटॉप हो, है ना, दे डिमांड कि आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, और बिग कंपनीज देखती हैं कि अगर नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं, हमें लैपटॉप देना है, और वो होता है कि अब जब आप जॉब छोड़ के जाओगे तो वो लैपटॉप वापस करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस हैपन्स, बट फिर भी अपॉर्चुनिटी तो कम हो गई ना। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। द ऑथर इम्प्लाइज दैट रिमोट वर्किंग हैज, रिमोट वर्क ने क्या क्या करा है, स्ट्रेंथन्ड वर्क लाइफ बैलेंस। ये हमने बल्कि उल्टा पढ़ा है कि जो वर्क है वो आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने लग गया घर रिमोट वर्किंग करने से। रिड्यूस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल ऑफिस इंटायरली, इंटायरली तो नहीं होगा, रिड्यूस हुआ होगा लेकिन इंटायरली नहीं हुआ होगा। क्रिएटेड बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर वर्कर्स। देखो ये चीज तो है, चैलेंज अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई हैं कि कोई पर्सन अगर नहीं है उस पोजीशन में कि वो किसी सिटी में रहे, ठीक है, इतनी पैसा खर्च नहीं कर सकता वो सिटी में रहने का, तो वो रिमोट वर्क भी कर सकता है, अपने घर बैठे बैठे भी कर सकता है ना। तो दिस हैज हैपेंड
यहाँ पर रिमोट वर्किंग ने अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करी और चैलेंजेस भी क्रिएट करे हैं. इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट ओनली इन अर्बन एरियाज, ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, ओनली वाली चीज यहाँ पे नहीं आएगी, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड्स है. अच्छा, यहाँ पे ना आपको मैं एक ट्रिक बता देती हूँ कि जो एक्सट्रीम वर्ड्स आ जाते हैं ना पे ऑप्शंस में, उसको तो आप डायरेक्टली क्रॉस आउट कर सकते हो. ठीक है, जैसे यहाँ पे इंटायरली लिखा था, यहाँ पे ओनली लिखा था, तो ये इंटायरली ओनली बहुत एक्सट्रीम वर्ड्स हैं. हमने पूरा 100% किसी चीज के बारे में बात नहीं करी है, कुछ थोड़ा बहुत हुआ होगा तो, लेकिन इट्स नॉट लाइक 100% ऐसा हुआ है सारे सेक्शंस में. 100% तो नहीं है ये ट्रू, है ना. तो ये ऑप्शन इसीलिए गलत हो जाती है. तो जहां पे भी एक्सट्रीम वर्ड्स आ जाएंगे, उन सेंटेंसेस को, उन ऑप्शंस को आप लोग डायरेक्टली क्रॉस आउट कर सकते हो. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी पार्ट. इसने बोथ अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करी है और चैलेंजेस भी क्रिएट करे हैं वर्कर्स के लिए. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट पैसेज. अगेन आपने वीडियो पॉज करनी है, पढ़ना है और फिर समझेंगे मेरे साथ. ओके, सो दिस इज द पैसेज नंबर 2. नाउ यू कैन रीड इट केयरफुली, देन आफ्टर पॉजिंग द वीडियो फिर हम इसको डिस्कस करते हैं. ओके, आई होप आप लोगों ने इसे पढ़ लिया होगा. तो नाउ लेट्स डिस्कस इट. Environmental conservation has often been perceived as a task separate from economic development. जब भी हम environmental conservation की बात करते हैं, environment को बचाने की बात करते हैं, तो वो हमेशा ऐसा देखा जाता है, परसीव किया जाता है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से अलग है. मतलब अगर हम एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं तो हम उससे कोई पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, वो कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही है, वो सिर्फ एनवायरनमेंट को बचाया जा रहा है. इसको अलग अलग तरीकों से अलग अलग देखा जाता है, मतलब. ठीक है, येट रीसेंट स्टडीज सजेस्ट दैट सस्टेनेबल ग्रोथ इज नॉट only compatible with the environmental protection but also dependent on it. अब अभी रिसेंट की जो स्टडीज आई हैं उन्होंने बोला है कि जो सस्टेनेबल ग्रोथ होती है, सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होती है देखो, सस्टेनेबल का मतलब ही ये है कि आप जो भी ग्रोथ कर रहे हो उसको आप साथ में लेके चलोगे, किसके, along with environment. मतलब आपने क्या करना है, एनवायरनमेंट. ठीक है, तो आपने ग्रोथ भी करनी है, डेवलपमेंट भी करनी है, लेकिन आपने एनवायरनमेंट को कहीं से नुकसान नहीं पहुंचाना, एनवायरनमेंट को अपने साथ लेकर चलना, वो सस्टेनेबल ग्रोथ है. अच्छा, ये सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो सिर्फ कंपैटिबल है, सिर्फ कंपैटिबल नहीं है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए. जो सस्टेनेबल ग्रोथ है वो सिर्फ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं हो रही है, बट ऑल्सो उसके ऊपर डिपेंड भी है. जो ग्रोथ है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे डिपेंडेंट भी है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड भी है. ऑफ कोर्स जो भी हम ग्रोथ करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, कोई भी डेवलपमेंट है एनवायरनमेंट पे तो डिपेंडेंट है ही ना. हमारे सोर्सेज तो सारे एनवायरनमेंट से ही आ रहे हैं, तो एनवायरनमेंट बचा रहेगा तो सोर्सेज भी बचे रहेंगे, सोर्सेज बचे रहेंगे तो आपकी डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म के लिए चलती रहेगी. ठीक है, डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स अंडरमाइन एग्रीकल्चर. जहाँ पे इकोसिस्टम्स डिग्रेडेड है, मतलब वहाँ पे नुकसान पहुंचा हुआ है उस इकोसिस्टम में, उस इकोसिस्टम में एग्रीकल्चर भी ढंग से नहीं हो पाएगा, वाटर अवेलेबिलिटी भी ढंग से नहीं हो पाएगी और पब्लिक हेल्थ भी सही नहीं रहेगी. ठीक है, ऑल ऑफ विच, जो कि ये सारी जो चीजें हैं, एग्रीकल्चर, वाटर अवेलेबिलिटी और पब्लिक हेल्थ जो है वो सब एसेंशियल है हमारे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए. भाई अगर आपने ये सारी चीजें नजरअंदाज कर दी और आपका एग्रीकल्चर सही नहीं हो रहा है तो आपको बाद में खाना कहाँ से मिलेगा, वाटर अगर अवेलेबल नहीं है तो पीने को पानी कहाँ से मिलेगा, पब्लिक हेल्थ इम्पॉर्टेंट अगर आपकी सही नहीं चल रही है, लोग बीमार पड़े हुए हैं, तो वो डेवलपमेंट में कितना हाथ बटाएंगे, कोई आगे आएगा ही नहीं, है ना. तो इसलिए जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी अगर आप इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दोगे. कंट्रीज दैट इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी, रिफॉरेस्टेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट not only safeguard their natural heritage but also create jobs. ठीक है, वो कंट्रीज एंड रिड्यूस लॉन्ग टर्म कॉस्ट. अच्छा, वो कंट्रीज जो कि रिन्यूएबल एनर्जी, रिफॉरेस्टेशन और वेस्ट मैनेजमेंट पे भी इन्वेस्ट करती है, वो अपने नेचुरल हेरिटेज को भी बचाती है और उसके साथ साथ जॉब्स भी क्रिएट करती है और लॉन्ग टर्म के जो कॉस्ट हैं उनको भी रिड्यूस करती है. ठीक है, hence the dichotomy
between ecology and economy is a false one. In a long term they sustain each other. अब देखो at present क्या हो रहा है, दिल्ली में इतना एयर पोल्यूशन हो गया है, ठीक है। अब उस चक्कर में एयर पोल्यूशन को कम करने के चक्कर में आर्टिफिशियल रेन होने की बात हो रही है, आर्टिफिशियल रेन करने की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल रेन कराने में भी तो मनी लगा होगा ना, है ना, इट रिक्वायर्स मनी। यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक पैसा लगा है आर्टिफिशियल रेन कराने में। और वहीं अगर हम दिल्ली की डेवलपमेंट इस तरीके से करते सस्टेनेबल तरीकों से, ठीक है, वैसे तो दिल्ली बहुत पुराना सिटी है तो उस टाइम पे तो शायद सस्टेनेबिलिटी की इतनी नहीं रही होगी, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली की डेवलपमेंट हुई है कि यहाँ पे कोई ट्रीज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब बिल्कुल अच्छे से कॉम्पैक्ट और डेंस सिटी है जहाँ पे इतने लोग, करोड़ों लोग रह रहे हैं, है ना, 2 करोड़ के आसपास यहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो इतने डेंस सिटी में आपके पास कोई ग्रीनरी नहीं है, कोई ट्रीज नहीं है, कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इसी की वजह से तो एयर पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपको आर्टिफिशियल रेन कराने की जरूरत पड़ रही है, जो दोबारा पैसे लगाने पड़ रहे हैं। एक तो डेवलपमेंट में पैसा लगाया और अब उसको एयर पोल्यूशन से बचाने के लिए पैसा लग रहा है। और वहीं अगर वो सस्टेनेबल तरीकों से डेवलप हुआ होता सिटी, एक ही बार सस्टेनेबल तरीके से पैसा लगा होता तो दोबारा पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आर्टिफिशियल रेन कराने की जरूरत नहीं पड़ती, एयर पोल्यूशन से हमें जूझना नहीं पड़ता, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती, है ना। एक ही बार ढंग से पैसा लगाना पड़ता तो हमारा जो पैसा है वो बच जाता, है ना। और वो पैसा फिर आपको जॉब्स क्रिएट करने में हेल्प करता, आपको ये जो लॉन्ग टर्म कॉस्ट यहाँ पे लिखी हुई है कि ये बच जाती है, वो यही है कि अब लॉन्ग टर्म में हमें आर्टिफिशियल रेन करानी पड़ रही है, नहीं तो वो बच जाते पैसे। तो इसीलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी को साथ लेके चलोगे तो वो दोनों एक दूसरे को सस्टेन करेगी, ठीक है। सो दिस वाज द पैसेज। नाउ लेट्स ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ओके, नाउ हमें बताना है सेंट्रल आइडिया पैसेज का क्या है। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ये एक्सक्लूसिव की जगह अगर यहाँ पे इंक्लूसिव लिखा होता तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ एक्सक्लूसिव है तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैन ओनली अकर एट एन एक्सपेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब यहाँ पे ओनली आ गया है तो गलत हो गया। देखो, नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोग्रेस होगी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, लेकिन सिर्फ ओनली नहीं होना चाहिए, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में अपना कंट्रीब्यूट करती हैं, सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अलाइंस विद इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल गोल्स, ठीक है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल ग्रोथ दोनों में हाथ देता है, तो आई थिंक दिस इज राइट। एनवायरमेंटल पॉलिसी शुड बी पोस्टपोन्ड अंटिल इकोनॉमिक स्टेबलाइज। इकोनॉमिक स्टेबलाइज, ये बात ही नहीं हुई, इन्होंने बोला पहले इकोनॉमी स्टेबलाइज कर दो फिर उसके बाद एनवायरमेंटल पॉलिसीज लेकर आना, तो पोस्टपोन तो नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। तो हमारा सी ही राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। समझ आ गया सबको? यही आपका पैसेज का मतलब था, सेंट्रल आइडिया यही था कि आपने इकोनॉमी और एनवायरमेंटल ग्रोथ को साथ लेकर चलना है ना। चलो, नेक्स्ट इज द पैसेज सजेस्ट दैट द कंट्री इन्वेस्टिंग इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो कंट्रीज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में इन्वेस्ट कर रही हैं उन कंट्रीज के बारे में पूछा गया है कि वो क्या होता है उससे। देखो, फेस स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ इनिशियली, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो की तो बात ही नहीं करी है कोई। गेन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स, ऑफ कोर्स ये तो बेनिफिट तो होंगे, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होंगे, सोशल बेनिफिट्स भी होंगे। नेग्लेक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, भाई जब वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में बात कर रहे हैं तो क्या वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। डिपेंड मोर ऑन एक्सटर्नल फाइनेंशियल एड, बाहर से पैसा लेने की ऊपर डिपेंडेंट होंगे, ऐसी बात भी नहीं है। तो दिस शुड बी द बी, शुड बी द राइट आंसर, जिसमें लॉन्ग टर्म में उनको इकोनॉमिक और सोशल दोनों टाइप के बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। बाहर से पैसों की भी उनको कोई डिपेंडेंसी नहीं है, हमने बात ही नहीं करी ऐसी। हमने ये भी बात नहीं करी कि अगर वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे डील कर रहे हैं तो वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं कर रहे होंगे, या फिर उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो रही होगी, ऐसी भी हमने कोई बात नहीं करी है ना। सो दिस शुड बी द राइट आंसर, बी पार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पैसेज, रीड इट, पॉज द वीडियो, रीड इट एंड देन वी विल प्रोसीड विद इट। Okay.
Now passage 3 is saying history is not merely a record of what happened but also a reflection of how societies choose to remember. ठीक है, अच्छा ये सबसे बड़ी बात है. देखो हिस्ट्री जो है वो ये नहीं बताती कि क्या हुआ था, सिर्फ ये नहीं बताती, नॉट मैरिली बताती है कि क्या हुआ है, लेकिन सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ है, बल्कि ये बताती है कि सोसाइटीज जो थी वो क्या चीजों को, किस किस चीजों को याद रखना चाहती थी, तभी उन्होंने उसको एज अ रिकॉर्ड मेंटेन करा, उसके मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनवाए या फिर उनके ऊपर बुक्स लिखी, ठीक है, या फिर कॉइन्स बनाए. मतलब सिर्फ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर उन्होंने डेटा स्टोर करके रखा है, और वो जो डेटा उन्होंने स्टोर करा है वो उन्होंने चूज करा है सोसाइटीज ने कि हाँ हम ये चीजें चाहते हैं कि लोग रिमेंबर करें बाद में. ठीक है, द सेम इवेंट कैन एक्वायर डिफरेंट मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन हु नरेट्स इट एंड फॉर व्हाट पर्पस. अच्छा अब ये देखो, सबसे बड़ी बात, अगर दो भाई बहनों में लड़ाइयाँ होती हैं और दोनों भाई बहन मम्मी पापा को जाके शिकायत करते हैं, तो जो बहन बताएगी कि मेरे साथ भाई ने ये सब करा, उसकी स्टोरी बहुत अलग होती है भाई की स्टोरी से, जबकि हुआ एक ही चीज है, दोनों लड़े हैं, ठीक है, लेकिन बहन की स्टोरी अलग होती है, भाई की स्टोरी भी अलग होती है. तो जो सेम इवेंट है वो दो अलग अलग मीनिंग रख सकता है या कितने भी मीनिंग रख सकता है, डिपेंड ऑन कि कौन उसे नरेट कर रहा है, ठीक है, कौन उसे बता रहा है. तो जो बताएगा वो अपने तरीके से बताएगा उस चीज को. ऑफिशियल हिस्ट्रीज ऑफन सीक कॉन्फिडेंस and pride while personal accounts may preserve pain and dissent. जो ऑफिशियल हिस्ट्रीज है, जैसे राजा महाराजाओं ने अगर अपनी कोई बुक लिखी या अपने ऊपर कोई किताब बनवाई या अपने ऊपर कोई उन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखवा के रखी हुई हैं, तो वो तो अपने ऊपर ये बताएंगे कि भाई मैंने तो बहुत अच्छा राज करा, मेरे राज्य में ये अच्छे अच्छे काम हुए, वो अपने पॉजिटिव चीजें बताएंगे, ठीक है, कॉन्फिडेंस और प्राइड की बातें बताएंगे, कोहेरेंस की. और अगर वहीं पे उसी राजा के राज्य में कोई आम आदमी ने कोई किताब लिखी हो तो वो बताएगा कि उसके राज्य में कितना पेन, उन्हें कष्ट हुआ और क्या क्या उन्हें झेलना पड़ा. ठीक है, इन दिस सेंस हिस्ट्री इज लेस अबाउट इम्यूटेबल फैक्ट्स एंड मोर अबाउट नेगोशिएटेड इंटरप्रिटेशंस. तो हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताती, हिस्ट्री ये बताती है कि कौन, मतलब लोगों की इंटरप्रिटेशंस बताती है कि लोग क्या उस टाइम पे फील कर रहे थे. ठीक है, द टास्क ऑफ द हिस्टोरियंस देयरफॉर इज नॉट ओनली टू अनकवर एविडेंस बट ऑल्सो क्वेश्चन द फ्रेमवर्क्स विद इन विच दैट एविडेंस इज अंडरस्टूड. तो जो हिस्टोरियंस हैं उनका सिर्फ ये काम नहीं होता कि फैक्ट्स को अनकवर करना है, सिर्फ अनकवर करने का काम नहीं है, बट वो क्वेश्चंस भी करते हैं उस फ्रेमवर्क पे कि क्या जो एविडेंसेस उन्हें मिले हैं वो सही है या नहीं है, वो मतलब उस तरीके से ही सब कुछ हुआ होगा या उसके अलावा भी कुछ और स्टोरी हो सकती है. ठीक है, सो दिस इज द पैसेज. नाउ लेट्स ट्राई टू डू द क्वेश्चंस. द पैसेज implies that historical narratives are objective representation of past realities. जो पास्ट में हुआ है उसकी ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, shaped by implies that historical narratives are shaped by social and political perspectives irrelevant to understanding the contemporary issues. देखो irrelevancy की तो बात ही नहीं हुई है, ये गलत हो गया. ठीक है, determined solely by verified evidences. ठीक है, ये भी गलत है, सिर्फ solely आ गया ना, यहाँ पे extreme words आ गए. आप extreme words को यहाँ रखोगे तो ऑप्शन गलत हो जाएगी. अच्छा, दो ऑप्शन अब मेरे दिमाग में दोनों ऑलमोस्ट ठीक सी लग रही है कि जो पास्ट रियलिटीज है उसका ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है जो हमारा हिस्टोरिकल नैरेटिव्स हैं, और वो हिस्टोरिकल नैरेटिव्स हमारे आज के सोशल और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स को शेप करते हैं. देखो यहाँ पे ये बताना है, तो आज का फ्यूचरिस्टिक जो है ये हमने उसमें इम्प्लाई करने की बात नहीं करी है, हम बस ये बता सकते हैं कि हाँ वो ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव थे, रिप्रेजेंटेशन थी पास्ट रियलिटीज की. ठीक है, आज का सोशल और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव आई डोंट थिंक हिस्टोरिकल नैरेटिव्स की वजह से चेंज होता होगा. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मतलब अगर होता भी है तो बी वाला पार्ट जो मैं कह रही हूँ, अगर होता भी है तो वो लिखा नहीं गया पैसेज में इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं हुआ है, तो ए विल बी मोर राइट.
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द हिस्टोरियंस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू, हिस्टोरियंस की क्या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ग्लोरीफाई नेशनल अचीवमेंट्स, नेशनल अचीवमेंट्स को ग्लोरीफाई करना, कंपाइल फैक्चुअल डेटा विदाउट इंटरप्रिटेशन, फैक्चुअल डेटा को लिख देना कोई इंटरप्रिटेशन किए बिना, एग्जामिन करना बोथ एविडेंसेस को और इंटरप्रिटेटिव कॉन्टेक्स्ट को, एग्जामिन करने की तो बारी होती ही है हिस्टोरियंस की, ठीक है, अपहोल्ड ऑफिशियल वर्जन्स ऑफ हिस्टोरिकल ट्रूथ, हिस्टोरिकल ट्रूथ के सिर्फ ऑफिशियल वर्जन्स को अपहोल्ड करना कि हाँ यही ठीक है और कोई इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है, तो ये तो गलत हो गया डी पार्ट, ठीक है, और कोई इंटरप्रिटेशन किए बिना फैक्चुअल डेटा को कंपाइल करना ये भी गलत है, ठीक है, नेशनल अचीवमेंट्स को ग्लोरीफाई करना सिर्फ ये हिस्टोरियंस का काम नहीं होता है, उनका काम होता है कि वो दोनों एविडेंसेस को और इंटरप्रिटेशन को दोनों को एग्जामिन करें और उसके हिसाब से बताएं कि क्या क्या सिचुएशन, और हिस्टोरियंस ना ये भी नहीं बताते कि क्या सच है क्या नहीं है, बस वो ये बताते हैं कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो फिर आपकी अपनी मर्जी है कि आप उसे सच मानो, सही मानो या ना मानो, है ना। चलो अब लास्ट पैसेज है, अब इसको पढ़ लेते हैं और फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेंगे। Okay, in the immediate future we will see increasing commodification and many new technologies जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और रोबोटिक्स है, 3D मैन्युफैक्चरिंग है और कस्टम मेड बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, लीथल ऑटोनॉमस वेपन्स एंड ड्राइवलेस कार्स, ये सारी चीजें अब अपकमिंग फ्यूचर में हमें देखने को दिख सकती है, एंड दैट इज इमीडिएट फ्यूचर, मतलब लाइक नेक्स्ट 5 to 10 years में, दिस इज इमीडिएट फ्यूचर, ठीक है, इतने सालों में हमें ये सब देखने को मिल सकता है, जिसमें से हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तो हमें देखने को मिल गया है, 3D मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत जगह चल रही है और कस्टम मेड बायोलॉजिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे भी रिसर्च और काम चल ही रहा है कि वो कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल हार्ट और आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स बनाने की बात हो रही है, लीथल ऑटोनोमस वेपन्स बन रहे हैं और ड्राइवलेस कार्स तो चलने भी लग गई है अमेरिका में, दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग, ड्राइवलेस कार्स। द मॉरल क्वेश्चन ऑफ हाउ ड्राइवलेस कार्स will decide between hitting a jaywalker and surviving and damaging the car has often been debated। मतलब कार अगर किसी जगह पे चल रही है तो उसे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आया था और यहाँ पे कोई पत्थर आया था जिसकी वजह से कार को जर्क लगा है या कार कहीं ठुक गई है, तो जो कार को डैमेज हो रहा है, डैमेज हो सकता है, उसके बीच में अब डिबेट होनी शुरू हो गई है काफी हद तक। द आंसर इज बोथ सिंपल, सेव द ह्यूमन लाइफ एंड कॉम्प्लेक्स। आंसर दोनों तरीकों का है कि सिंपल तरीका भी है कि भैया ह्यूमन लाइफ को बचाओ और दूसरा कॉम्प्लेक्स आंसर भी हो सकता है इसका। एट विच एंगल शुड द अर्थ सर्व जस्ट इनफ टू सेव द जे वॉकर एंड मोर देन इनफ, ठीक है, ऐसा कौन सा एंगल हो सकता है कि वो उस जर्क को बचने के लिए थोड़ा सा टेढ़ा होके चली जाए कार, या पता चले वो ज्यादा टेढ़ी हो गई तो ठुक गई कहीं जाके। इफ द ड्राइवलेस कार्स इज इन द डबलिन हु वुड टेक द डिसीजन, अगर डबलिन में है वो कार तो उसका डिसीजन कौन लेगा कि यहाँ पे कार ठुकी थी, ठीक है, डबलिन में अगर कार कहीं ठुक गई, कहीं जाके उसने टकरा गई किसी चीज से, तो उसमें डिसीजन कौन लेगा, क्या आयरिश गवर्नमेंट लेगी या फिर कार का ओरिजिनल कोड राइटर लेगा जो कि कैलिफोर्निया में बैठा है, या फिर उसका सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर लेगा जो कि हैदराबाद में बैठा है, जिसकी मेंटेनेंस वहां पे आउटसोर्स करी गई थी। तो अगर कहीं कार ठुकी है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, वहां की आयरिश गवर्नमेंट उसका डिसीजन लेगी या उसके जो चलने फिरने का कोड लिखा हुआ है उसका कोड राइटर लिखेगा, बताएगा, उसका डिसीजन वो लेगा, या फिर हैदराबाद में बैठा हुआ कोई प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर लेगा जिसके ऊपर उसका मेंटेनेंस का काम है, ठीक है, कौन इसका डिसीजन लेगा कि किसकी गलती थी। If different national jurisdictions have different fine prints on prioritizing human life, how will it affect insurance and investment decisions, including transactional ones? अब इसमें क्या है, यहाँ पे डिफरेंसेस ये आ जाती हैं कि जो नेशनल ज्यूरिडिक्शन है, हर किसी की कंट्री में अलग रूल्स होते हैं, ठीक है, तो अगर वो रूल्स को हम फॉलो करेंगे
ह्यूमन लाइफ को प्रायोरिटाइज करने के लिए, तो क्या जो इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट वाले जो है, जो गाड़ी ढुकने पे पैसा देते हैं, वो किस चीज़ पे डिसाइड करेंगे कि हमें कितना पैसा कितना देना चाहिए, और ये जो चीज़ हुई है ये सही में किसकी वजह से हुई है, कहाँ से वो पैसा कट करेंगे और कहाँ से ट्रांजेक्शन करके देंगे। मतलब इट विल बी मच मोर कॉम्प्लेक्स, है ना। अगर ड्राइवलेस कार चलने लग जाएंगी तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं चलेगा कि मिस्टेक है किसकी एग्जैक्टली, ठीक है। और दूसरा, ड्राइवलेस कार्स के लिए कोड लिखने वाला कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट रूल्स होते हैं। हमें तो पता है कि हम क्या कहते हैं, उस कंट्री में जाके उसके रूल्स समझ लेते हैं और उस तरीके से चल पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोड डालने पड़ेंगे ना कि भैया इस कंट्री में जा रहे हो तो इस रूल के हिसाब से गाड़ी चलेगी, इस कंट्री में जाओगे तो इस रूल के हिसाब से गाड़ी चलेगी। कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सब कुछ, राइट। ओके, नाउ लेट्स ट्राई डूइंग द क्वेश्चंस। Which of the following statements best reflect the rational, plausible and practical implications that can be derived from the passage above? अब हमें बताना है कि ऊपर जो पैसेज था उसके हिसाब से क्या क्या हम पैसेज में से एज्यूम करके बता सकते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट पैसेज की वजह से ही आई है। टू मच ग्लोबलाइजेशन, बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन होना बेस्ट नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। ग्लोबलाइजेशन की तो आई डोंट थिंक बात हुई है कहीं पे भी। अगर मतलब वहां पे ये हुआ है कि किसको सजा दी जाएगी। अब देखो यहाँ पे इस पैसेज में जो हमने लिखा है कि जो कार का डिसीजन है वो कौन लेगा, आयरिश गवर्नमेंट लेगी या कोर्ट राइटर लेगा या हैदराबाद में बैठा हुआ प्रोग्रामर लेगा। तो जरूरी नहीं है कि ये अगर कैलिफोर्निया या हैदराबाद में नहीं होते, अगर वहीं आयरिश गवर्नमेंट में ही होते, आयरिश कंट्री में ही होते, तो क्या ये लेस कॉम्प्लेक्स हो जाता। भाई बंदा तो अलग है ना, सजा किसको मिलनी चाहिए, किस पर्सन को सजा दी जानी चाहिए, वो तो अलग ही है ना। तो जरूरी नहीं है कि वो कंट्री अलग हो जाएगी तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो कहीं पे भी हो, प्रॉब्लम ग्लोबलाइजेशन की नहीं है, प्रॉब्लम है पर्सन की, कि भैया अलग अलग पर्सन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इस चीज के लिए। चलो, मेरे हिसाब से फर्स्ट इज नॉट द राइट। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर इंक्रीजिंगली ब्लरिंग द इकोनॉमिक बॉर्डर्स। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं वो इकोनॉमिक बॉर्डर्स को इंक्रीजिंगली ब्लर करते जा रहे हैं। इकोनॉमिक बॉर्डर्स जो हैं उसमें हमें, इकोनॉमिक बॉर्डर्स का मतलब है कि आप कहाँ पैसा कितना दे रहे हो, कैसे इकोनॉमी चल रही है। लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप यहाँ बैठे बैठे इंटरनेट पे बैठे बैठे बाहर की चीजें भी देख रहे हो, तो बाहर वाले लोगों को भी तो तुम्हारी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से फायदा हो रहा है ना, तो वहां पे भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपका बॉर्डर अलग है तो आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे एक दूसरे को। टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ती जा रही है उतना इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो और ज्यादा बढ़ रहे हैं, बॉर्डर्स ब्लर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 मेरे हिसाब से राइट है। इनोवेशन एंड कैपिटल हैव इम्पिंज्ड ऑन द डोमेन ऑफ द स्टेट। जो इनोवेशन है और जो पैसा है, कैपिटल है, उसने स्टेट के डोमेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करी है। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स तो हो ही रही है ना। अब स्टेट रूल्स किस हिसाब से बनाएगा, बाहर का बंदा बैठा बैठा भी आपकी कंट्री में इंटरप्शंस कर सकता है। तो आपको अब सिर्फ अपने सिटीजन्स और इंडिया में होने वाली चीज़ों के लिए नहीं, और भी बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, तो उसमें प्रॉब्लम तो आ रही है। अच्छा, ये 5 वाला थोड़ा सा इधर हो गया। ओके, पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स ओन सप्लाई चेन। जो पब्लिक पॉलिसी है अपनी कंट्री की वो सिर्फ अपने सप्लाई चेन पे ध्यान दे, सिर्फ अपने सप्लाई चेन पे तो नहीं होना चाहिए, है ना। देखो एवरी आ गया, फोकस ऑन इट्स ओन सप्लाई चेन्स, तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम सेंटेंस है, तो मेरे हिसाब से ये गलत हो जाता है। जियोपॉलिटिक्स विल हैव टू रिकंसाइल टू मेनी एम्बिग्विटीज एंड अनसर्टेनिटीज। अब जियोपॉलिटिक्स जो है, जो जियोपॉलिटिक्स का मतलब है पॉलिटिक्स एट हायर लेवल, एट इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिसीज हो रही है, पॉलिटिक्स बन रही है, पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, वो उन पॉलिसीज को देखना पड़ेगा और दोबारा से कंसिडर करना पड़ेगा जितनी एम्बिग्विटीज आ रही हैं और जितने अनसर्टेनिटीज आ रही हैं अब टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। उनको भी रिकंसिडर करके दोबारा पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। तो ऑफकोर्स बनानी पड़ेंगी क्योंकि टेक्नोलॉजी तो भाई परेशान कर ही रही है सबको। तो फॉर मी
The answer should be 2, 3 and 5. 2, 3 and 5 is C part. This should be your answer. Okay. Next question. According to the passage, central idea बताना है passage का क्या था. Globalization is beneficial in every way. Extreme आ गया again. Word. ठीक है, काट दो. Technological advancement can make things complex. Technological advancement जो है वो things चीजों को कॉम्प्लेक्स बना सकती है. ठीक है, कैन है तो यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, चल सकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गेनिंग इम्पोर्टेंस. ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इम्पोर्टेंस गेन कर रही है, बट इट इज नॉट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज. हमने टेक्नोलॉजी मॉडर्न होने के क्या नुकसान और क्या फायदे हैं उसके ऊपर बात करी थी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेसिफिकली बात नहीं करी थी. जियोपॉलिटिक्स इज अ कंसर्न इन अपकमिंग डेज. ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिक्स कंसर्न हो सकता है अपकमिंग डेज में, लेकिन अगेन दिस इज नॉट द सेंट्रल आइडिया. सेंट्रल आइडिया हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, तो बी शुड बी द करेक्ट आंसर. सिर्फ सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करेंगे. ये सी और डी जो ऑप्शन हैं ये अपने इंडिविजुअली करेक्ट हैं. ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में कि वो सेंट्रल आइडिया है वहां पे ट्रू नहीं है. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. अगेन आज के लिए इतना काफ़ी है. फिर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम और बात करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी अब आपकी वेडनेसडे को. ठीक है, वेडनेसडे को आपकी वीडियो आएगी रीजनिंग की, तो बी रेडी विद दैट. होप टू सी यू ऑन योर वेडनेसडे. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.